गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। निवेश की पाठशाला में नीरज कुमार के निवेश की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो का जो रिस्पॉन्स मिला उससे उत्साहित होकर आज मैं फिर दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कल शाम में एक मित्र के साथ चर्चा में उन्होंने बड़ा ही प्यार से तंज कसा कि नीरज भाई, इतना ऐड आप लोग के का म्यूचुअल फंड का आता है, म्यूचुअल फंड सही है, सही है, सही है, और अभी हालात देख लीजिए कि पूरा पोर्टफोलियो लाल का लाल है, रेड है। और जो वो मेरे इन्वेस्टर थे, मेरे मित्र थे, जो पिछले करीब 7-8 सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या मिल रहा है बताइए। और बड़ा ही मतलब एक तंज वाला ये था। हमने कहा कि कैसे, हमने भी सुना उनके ग्रीवांसेस को, उनके शिकायत या उनका जो मन का जो दुख था उसको। मैंने कहा कि ठीक है संजय भाई, सो ये तो सही है कि मार्केट में अभी 10-12% का करेक्शन हो गया है और उस करेक्शन का रिफ्लेक्शन आपके पोर्टफोलियो पे दिख रहा है, नो डाउट। लेकिन कल के वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को मैंने विस्तार से बताया था, फिर भी आपने जब सवाल कर ही लिया है कि म्यूचुअल फंड सही कैसे है और आज की परिस्थितियों में सही कैसे है, तो इसका भी जवाब सुनते जाइए। हमने बोला कि भाई ये शब्द पे थोड़ा गौर कीजिएगा। क्या शब्द है? म्यूचुअल फंड। हमके म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? अगर दो मित्र हम लोग आपस में बैठे हुए हैं और किसी एक मुद्दे पर सहमति होती है, दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल। और चूंकि यहाँ पैसे की बात है तो फंड जुड़ा हुआ है। तो जब एक निवेशक और एक टेलर मेड प्रोडक्ट बेचने वाली संस्था, म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसको कि हम लोग अपनी भाषा में एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, एएमसी, तो एक निवेशक और एक एएमसी के बीच में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे परचेज करने की सहमति होती है, दैट इज नॉर्मल भाषा में हमको लगता है कि इसको हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल फंड की भाषा में म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट कहते हैं। बहुत आसान भाषा में मैं ये डेफिनेशन किताबी भाषा में नहीं दे रहा हूँ कि प्रतिभूतियों के ऐसे समझने से वैसे सब, ये नहीं, बिल्कुल एक आम भाषा में मुझे लगता है कि एक निवेशक और एक एएमसी ने जो एक प्रोडक्ट बनाया है उसको खरीद और बिक्री का जो तरीका है, उसमें जब एक प्रोडक्ट को एक निवेशक खरीदता है तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है दो पार्टियों के बीच, और तब जाकर वो ये प्रोडक्ट सेल होता है। लेकिन उसमें मैंने उनको कहा कि आपने जब देखा होगा वो ऐड, तो उसमें एक डिस्क्लेमर भी आता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट केयरफुली। तो हम कि वो काहे दिया जाता है, वो काहे दिया जाता है, आपने कभी गौर किया है? हम एएमसी या म्यूचुअल फंड का कोई प्लान या म्यूचुअल फंड हाउस कभी भी आपको यह गारंटी नहीं देती है कि हम आपके पैसे को इतना गुना बना देंगे या इतने सालों में इतने टाइम्स या इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कैग सीएजीआर रिटर्न बना कर देंगे। ऐसी कोई गारंटी की भाषा नहीं होती है एएमसी की तरफ से। तो उसका वजह क्या है? उसका वजह ये है कि चूंकि आप जो पैसा देते हैं तो आपके तरह के बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर फंड में जागता है, तब जाके एक फंड हाउस का कोई पर्टिकुलर प्लान जो जो एनएफओ आता है तो उसमें फंड्स का कलेक्शन होता है 700-800 करोड़ रुपया। तो वो जो 700-800 करोड़ का जो कॉर्पस आता है वो किसी एक आदमी के द्वारा नहीं आता है, बहुत सारे लोगों के द्वारा इन्वेस्टेड मनी होता है। तो उसके लिए एक टीम वर्क होता है, उसका एक फंड मैनेजर होता है, उसका एक रिसर्च टीम होता है, और वो फंड के नाम में ही रिफ्लेक्ट हो जाता है कि इस फंड का जो आने वाले समय में तरीका होगा वो ये किस नेचर का फंड है।
अगर उसके नाम के साथ कोई लार्ज कैप जुड़ा हुआ है तो जाहिर है वो निफ्टी 50 के 50 जो इंडिया की लार्ज कैप कंपनी में है उसमें इन्वेस्ट करेगा। अगर किसी निवेशक का इंटरेस्ट है कि नहीं हम लार्ज कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है ये तो, और इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करता है, तो उसको लगता है कि हाँ भाई इन्फोसिस, टाटा, ये रिलायंस जैसी कंपनियां आने वाले समय में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगी, इंडिया भी अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा तो मेरा पैसा भी बढ़ेगा। तो हम लोग इस होप में एक निवेशक अपने पैसे को म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करता है। मेरी जो समझ है, मेरा जो मानना है, मैं ये कोई भी डिफिनेशन जो है वो किताबी भाषा में यहाँ प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। अब रही बात कि सही कैसे है और कब सही है, तो मैंने उनको बड़ा ही प्रेम पूर्वक एक फोलियो जो पिछले करीब 13-14 सालों से चल रहा है, एक फोलियो जो पिछले उनका जो करीब 7-8 साल से चल रहा है, और एक फोलियो, एक निवेशक का फोलियो जिसने पिछले 2025 दिसंबर का वो इन्वेस्टमेंट था। मैंने उनको तीनों उनके सामने रखा कि हम देखिए फ़र्क यही होता है कि जब आप निवेश करते हैं तो उसमें 3-4 चीज़ों को बड़ा ध्यान करने के पहले बड़ा क्लियर कट आप सोच लीजिए कि इन पैरामीटर्स पे मैं अडिग रहूँगा तभी आपको रिटर्न बनने जा रहा है। पहला, समय। आप अपने निवेश को समय कितना देते हैं। अगर 1-2 साल का समय देना है तो बढ़िया है वो पैसा एफडी में रहे या सेविंग्स बैंक में रहे या म्यूचुअल फंड का जो लिक्विड प्लान होता है वहाँ रहे, वो ज़्यादा अच्छा है कि लिक्विड प्लान में रहे। वहाँ बैंक से 1-1.5% ज़्यादा का ये ब्याज दर मिल जाएगा। दूसरा, अगर शॉर्ट टर्म गोल है तो उसके लिए 5 से 7-10 साल का पीरियड मुनासिब है। और अगर हम किसी लॉन्ग टर्म गोल को लेकर चलते हैं, अगर जैसे बच्चे की पढ़ाई हो गई, बच्चे की शादी हो गई, लॉन्ग टर्म में ज़मीन जायदाद खरीदना हो गया, गाड़ी घोड़ा खरीदना हो गया, तो इस सब के लिए अगर अगर इन्वेस्टमेंट का होराइज़न है मोर देन 10 ईयर्स का, खास करके जैसे रिटायरमेंट प्लान हुआ, बच्चे का एजुकेशन हुआ, तो ये सारे गोल्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। और इसकी प्लानिंग आपको फ्यूचर की प्लानिंग प्रेजेंट में करनी होती है, और वो भी कई साल पहले। तो उस तरीके का जो फोलियो होता है उसमें इस तरह का जो जो झटके आते हैं बीच बीच में, कोविड हो गए या अभी ईरान इराक युद्ध हो गया, या गवर्नमेंट का जो अल्टा पल्टी होता है वो हो गया, तो इस तरह के जो छोटे मोटे झटके आते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी का काम करता है। मैं कल भी बोल रहा था और आज भी मैं बोल रहा हूँ और अपनी बात पे बड़ा फॉर्मली अडिग हूँ कि दिस इज़ द टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप इस अपॉर्चुनिटी को भुनाइए, ना कि आप अपने शिप को स्टॉप कीजिए, ना है कि अब आप अपने पैसे को इस गिरे हुए रेट में बाहर निकालिए। इससे बेहतर है कि आप उसमें कुछ अपने जो जो स्पेयर पैसा है, जो खर्च से ज़्यादा पैसा है, जो और जिसका लग रहा है कि अभी आने वाले 2-3 सालों में यूटिलाइजेशन ना के बराबर है, उन पैसों को इसमें पंप कीजिए और देखिए मज़ा कि आने वाले 3-4 सालों में ये कितना अच्छा प्रतिफल आपको मुहैया कराता है, रिटर्न जनरेट करके देता है। बहुत सिंपल सा एक मैंने उन्हें एक उदाहरण दिया कि 95 में दैट टाइम वो रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता था, आज का वो निपॉन म्यूचुअल फंड है। उस समय उनका एक फंड आया था रिलायंस ग्रोथ फंड, और मुझे लगता है कि 95 में म्यूचुअल फंड का एम भी लोग नहीं समझते थे। जो जिनको स्टॉक मार्केट में जिनको इंटरेस्ट था वही थोड़े बहुत समझते थे, वरना एक आम जो निवेशक जितना अवेयरनेस आज मार्केट में है उस तरीके का मार्केट में तो था नहीं। लेकिन फिर भी 95 में वो 10 रुपये के NAV पे आया था मार्केट में। एंड यू डोंट बिलीव, आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि उस
फंड का एनएवी कितना चल रहा है। एनएवी का मतलब होता है नेट नेव, मतलब जो उसका करेंट प्राइस। तो अभी उस रिलायंस सॉरी निपॉन ग्रोथ फंड का जो नैव है, जो 10 रुपये की वैल्यू थी, वो करीब करीब 43 रुपये हो गए, 4300 रुपये हो गई। 4300 रुपये, 400 गुना बढ़ गया वो एसेट। और अगर 95 से लेकर अगर 2025 तक की बात की जाए या करंट आज तक की बात की जाए, तो न जाने कितने इंसिडेंट्स इंडिया में, वर्ल्ड में, कितनी कितनी सरकारों का तख्तापलट, कितनी महामारी, कितनी बीमारी, कितना वो आईटी क्राइसिस, लेहमन ब्रदर का क्राइसिस, क्या नहीं हुआ। बट जिनका लॉन्ग टर्म गोल था, जिन्होंने तय कर रखा था कि ना भाई इसमें हम पैसा डाल देते हैं या एसआईपी कर देते हैं और अब रिटायरमेंट के समय निकलेगा, तो जिन्होंने अपने नौकरी के बाद जितना पैसा नहीं विड्रॉ किया होगा, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आज उनका फंड वैल्यू हो गया है। आप अगर 1000 का कोई एसआईपी रहा होगा तो उसकी भी वैल्यू अभी 4-4.25 करोड़ है। तो नटसेल में मैंने उन्हें यही समझाया कि म्यूचुअल फंड और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हर तरीके से सही है, बस आपको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, थोड़ा धैर्य धारण करने की ज़रूरत है, और जैसे समर्पण के साथ आप अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट को भी टाइम टू टाइम, जब भी मार्केट डाउनफॉल हो या कुछ ऐसी वजहें हो जिसके वजह मार्केट में करेक्शन आता है, उस समय और कुछ पैसा उसमें डालिए, उसमें कुछ और खाद पानी डालिए, ताकि भविष्य में आपका जो निवेश का पौधा है और हरा भरा दिखे। धन्यवाद।